कुछ समय पहले की बात है। राजगढ़ में रहने वाला एक परिवार जिसमें राधा अपने पति सूर्या और अपने 7 साल के बेटे बबलू और अपनी सास साधना के साथ रहती थी। राधा अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी। उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। पर जब कुछ महीने पहले राधा गर्भवती होती है तो उसकी सास उससे कहती है, सुन बहू, इस बार भी तुम्हें लड़का ही पैदा करना है, क्योंकि मुझे अपने घर में सिर्फ पोता ही चाहिए। लेकिन माँ जी, लड़का हो या लड़की, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है ना। और वैसे भी हमारे पास तो बबलू है ना, तो अगर एक लड़की हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं, इसलिए जितना मैंने कहा है सिर्फ उतना ही सुनो। बेटी पैदा करके हमारे सर पर बोझ मत बनाना। मेरे बेटे की कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो तुम्हारी बेटी का बोझ लिए उठा पाएगा। राधा अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे तो इस बार एक बेटी ही चाहिए थी। लेकिन अपनी सास की बात सुनकर राधा के मन में एक डर बैठ जाता है और इसी डर की वजह से राधा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इसी बीच राधा एक सुंदर सी परी जैसी बेटी को जन्म देती है और खुद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तभी साधना उस नवजात बच्ची को एक जंगल में छोड़कर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी उस मनहूस बेटी को उसकी सही जगह पर छोड़कर आ गई हूँ। अरे पहले तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, फिर पता नहीं हम लोगों की जिंदगी में क्या क्या तूफान लेकर आती। लेकिन माँ, वो बच्ची राधा की आखिरी निशानी थी, आप उसे ऐसे कैसे छोड़कर आ सकती हैं? बेटा मैंने जो भी किया है तेरे भले के लिए ही किया है। अरे एक ना एक दिन तो उसे दूसरे घर में भेजना ही था ना, वो भी दान दहेज के साथ। तो फिर क्या फायदा होता उससे अपने पास रखकर। इसलिए तू बस अब बबलू पर ध्यान दे और उसके बारे में सोच। इस तरह साधना अपने बेटे को अपनी बातों से समझा बुझा लेती है और सूर्या भी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। वहीं वो मासूम सी बच्ची गर्मी की चिलचिलाती धूप में जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला उस भयानक जंगल में कोई नहीं था। तभी आसमान में अंकिता नाम की एक परी उड़ती हुई जा रही होती है और अचानक उसे उस नवजात बच्ची की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कहती है, अरे इस जंगल से बच्ची की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा घना है, फिर इस जंगल में कौन रहता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर अंकिता परी जब जंगल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक नवजात बच्ची तेज धूप में जंगल के अंदर पड़ी हुई है और तेज धूप से जल रही है। तभी अंकिता परी कहती है, अरे अरे ये नवजात बच्ची किसकी है और इस मासूम बच्ची को इस जंगल में कौन छोड़कर चला गया? ना जाने वो कौन निर्दयी इंसान होगा जिसे इस मासूम सी बच्ची के ऊपर जरा भी तरस नहीं आया। मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने साथ परीलोक लेकर चलती हूँ। ना जाने बेचारी बच्ची कब से इस जंगल में यहाँ पर अकेली पड़ी हुई है। इतना कहकर अंकिता परी उस बच्ची को अपने साथ अपने परीलोक लेकर जाती है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से दूध पिलाती है और कहती है, लगता है इस मासूम बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये कितनी मासूम और प्यारी है, इसलिए आज से मैं इसका ख्याल रखूंगी और इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। अंकिता परी इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुचित्रा नाम की एक दुष्ट परी एक औरत का रूप धारण करके आती है और कहती है, अरे मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो तुम बेटा? अंकिता परी जब उस औरत की आवाज सुनती है तो वो अपने कमरे से उस बच्ची को लेकर बाहर आ जाती है और कहती है, सुनिए, क्या ये बच्ची आपकी है? अरे हाँ हाँ, ये तो मेरी ही बच्ची है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? कहीं तुम ही तो मेरी बच्ची को चुरा कर यहाँ तो नहीं लेकर आ गई?
अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। उल्टा मैंने तो आपकी बच्ची की जान बचाई है। मुझे तो ये एक घने जंगल में पड़ी हुई मिली थी। बेचारी ना जाने कब से धूप में पड़ी पड़ी रो रही थी, और अगर मैं समय पर नहीं आती तो आज ये जिंदा नहीं होती। इसलिए आज से अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, इसे दोबारा ऐसे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं अपनी बच्ची को लेकर चलती हूँ। इतना कहकर वो औरत उस नवजात बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है और वापस से अपने असली रूप में आकर कहती है अब आएगा असली मजा। अब मैं इस बच्ची को अपने जादूगर बाबा को सौंप कर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर इस पूरे परिलोक पर राज करूंगी, राज। इसलिए अच्छा हुआ जो मैंने समय पर अंकिता को इस बच्ची को ले जाते हुए देख लिया था और मुझे पता चल गया था कि ये एक अनाथ बच्ची है। इसलिए तो मैं इसे अपनी बच्ची बनाकर यहाँ ले आई और अब अमावस्या की रात को मैं इसे अपने जादूगर बाबा को सौंप कर अपनी जादुई शक्तियों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दूंगी। और बेचारी अंकिता परी, उसे तो इस बात की जरा सी भी खबर नहीं होगी कि अब मैं इस बच्ची के साथ क्या करने वाली हूँ। जहाँ सुचित्रा उस बच्ची को जादूगर बाबा को सौंपने के बारे में सोचकर इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता उस बच्ची के बारे में सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और वो कहती है, पता नहीं मुझे वो औरत इतनी अजीब सी क्यों लग रही थी। कहीं मेरा शक सही तो नहीं, कहीं वो औरत मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी कि वो बच्ची उसकी है, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बच्ची को इस तरह जंगल में कैसे छोड़ सकती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहीं मैंने उस बच्ची को उस औरत के हाथ में देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर उस मासूम बच्ची के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अंकिता परी उस बच्ची के बारे में सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और वो अंकिता परी से कहती है, अंकिता परी, क्या बात है, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने आज से पहले तो तुम्हें कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। रानी परी की बात सुनकर अंकिता परी उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसके बाद रानी परी कहती है, अंकिता, तुम एक परी हो और तुम्हें किसी इंसान के बच्चे के बारे में सोचकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे परिलोक की सबसे होशियार और समझदार परी हो, इसलिए तुम्हें आगे चलकर परिलोक की रक्षा करनी है, न कि इंसानों की। लेकिन रानी परी, ऐसे अपने लोगों की रक्षा करने का क्या फायदा जब हम किसी मासूम की रक्षा ही न कर पाए। ठीक है, अगर तुम उस बच्ची की रक्षा करना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें सिर्फ आज रात का ही समय दिया जाएगा। अगर अमावस्या की रात खत्म होने से पहले तुमने बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किए उस बच्ची का पता लगा लिया तो तुम्हें वापस से परिलोक का हिस्सा बना लिया जाएगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए परिलोक को छोड़कर जाना होगा। ठीक है रानी परी माँ, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। इतना कहकर अंकिता परी अपने इंसानी रूप में आकर उस बच्ची का पता लगाना शुरू कर देती है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे सुचित्रा के छल के बारे में पता चल जाता है और वो कहती है, रुक जाओ सुचित्रा परी, तुम उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे अंकिता परी, तुम यहाँ? आखिरकार तुम्हें मेरा सच पता चल ही गया, लेकिन अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं इस बच्ची को अपने जादूगर बाबा को सौंपने वाली हूँ, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर पूरे परिलोक पर राज करूंगी, राज। सुचित्रा परी, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और ना ही तुम इस बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा पाओगी, क्योंकि ये बच्ची मेरी है और आज से मैं इसकी माँ हूँ और एक माँ को अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए किसी भी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, समझी तुम? इतना कहकर अंकिता परी सुचित्रा परी की जादुई छड़ी को तोड़कर उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर देती है और उस बच्ची को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आती है। और रानी परी माँ की बताई हुई शर्त के अनुसार अंकिता परी उस बच्ची को अमावस्या की रात खत्म होने से पहले बचाकर घर ले आती है
और फिर उस बच्ची का खुशी खुशी पालन पोषण करना शुरू कर देती है। और इस तरह एक अनाथ बच्ची को परियों की दुनिया में एक परी माँ मिल जाती है। महक अपने घर के आंगन में बैठकर फूलों के लहंगे सिल रही थी। तभी अरे महक बेटा, तू अकेले इतने सारे फूलों के लहंगे एक दिन में कैसे सिलेगी? बेटा, तेरा एग्जाम भी आने वाला है और 2 दिन बाद ही सारांशी की बेटी की शादी भी है। तो जाकर पढ़ाई कर ले, ये लहंगे मैं सिल लेती हूँ। अरे माँ, आपको डॉक्टर जी ने आराम करने के लिए कहा है ना, इसलिए आप चुपचाप से जाकर आराम कीजिए। मैं हूँ ना, मैं सारा काम चुटकियों में कर लूँगी। जैसे परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सब कुछ कर लेती है, वैसे ही मैं भी कर लूँगी। और देखना, हर बार की तरह इस बार भी मैं ही एग्जाम में फर्स्ट आऊँगी। जानती हूँ बेटा, तू बहुत ही मेहनती और बहादुर है। इतनी छोटी सी उम्र में ही तूने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है और एक हम लोग हैं जो तेरे खेलने कूदने की उम्र में तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। माँ, आप लोगों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है और आपको पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी आपको और बाबा को खुश देखकर मिलती है। बस मैं जल्दी से पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, फिर बड़े से हॉस्पिटल में मैं बाबा के पैरों का इलाज करवाऊंगी और आपको रानी बनाकर ठाठ से अपने घर में रखूंगी। बेटी, आखिर तो कब तक हम दोनों बीमार का बोझ ढोते रहेगी? तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है, कल तू भी पूरे 18 वर्ष की हो जाएगी और फिर जल्दी ही तेरा राजकुमार आएगा और तुझे हम लोगों से दूर ले जाएगा। माँ, अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो वो मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकता। और रही बात शादी की, तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो समाज सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, अब आप जाकर दवाई खा लीजिए और आराम कीजिए, तब तक मैं कपड़े सिल लेती हूँ। महक के बार बार कहने पर उसकी माँ दवाई खाकर सोने चली जाती है और यहाँ महक पूरी रात जागकर सारांशी के फूलों के लहंगे सिलने लगती है। अरे, सुबह के 5 बज गए हैं, चलो कपड़े भी सिल गए हैं। अभी माँ सो रही है, तब तक तालाब से पानी भरकर ले आती हूँ। वापस आकर फिर सिलाई का काम भी करूँगी। महक मटका लेकर तालाब पर पानी भरने के लिए चली जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर अचानक से भारी भारी सा क्यों लग रहा है? लगता है पूरी रात जागने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तभी महक देखती है नदी पर अकेली लड़कियों को देखकर कुछ बदमाश लड़के उन्हें छेड़ रहे हैं। ये देखकर महक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर। और फिर अचानक से महक एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। वैसे ही वो सारे बदमाश लड़के हवा में उड़ने लगते हैं। तुम कौन हो? हमें माफ कर दो, हम आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, माफ कर दो हमें। वो सारे लड़के परी से काफी मिन्नतें करते हैं, जिसके बाद परी उन्हें माफ कर देती है और सारे लड़के उल्टे पैर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे, ये लड़के अचानक से मुझे देखकर डरकर भाग क्यों रहे हैं? तभी वो लड़कियाँ उसके पास आती है और उससे कहती है, आज तक मैंने आपके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, आज सच में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी लाज बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना बोलकर वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। अरे, ये लड़कियाँ मुझे परी क्यों कह रही थी और मैंने कब इनकी लाज बचाई? खैर, उसके बाद महक पानी भरकर घर वापस आ जाती है। अरे, दिन बीकर आया, अभी तक तो कपड़े भी तैयार नहीं हुए और घर का भी सारा काम पड़ा है, कॉलेज भी जाना है। इतनी जल्दी इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? तभी एक बार फिर से महक का सर घूमता है और वो परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाते ही उसके घर का सारा काम अपने आप हो जाता है। फूलों के लहंगे भी सारे अपने आप सिल जाते हैं और तो और सारा खाना भी अपने आप बन जाता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर लिया? तभी बाहर से सारांशी काकी की आवाज आती है। अरे गंगा, अरे फूलों के लहंगे तो तैयार हो गए हैं ना? अरे, शादी का घर है, 50 काम होता है, इसीलिए सोचा सबसे पहले लहंगे ही ले आऊं। लाओ दो, कहाँ है मेरे लहंगे? काकी, इतनी सुबह सुबह हमें लगा आप शाम को आएंगी, इसलिए मैं
अरे बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतने सुंदर सुंदर फूलों के लहंगे बनाए हैं। मेरी बेटी तो ये सब देखकर खुशी से नाच उठेगी। अच्छा सुन, मेरी बेटी कंचन ने तुझे भी शादी में बुलाया है। तू कोई ढंग के कपड़े पहनकर आ जाना। इसी बहाने हो सकता है तुझे भी वहाँ कोई पसंद कर ले। वैसे कब तक अपने बीमार माँ बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी। इतना बोलकर सारांशी अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन महक ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो सुबह सुबह वो लड़की मुझे परी कह रही थी और वो लड़के भी मुझसे डरकर भाग गए और फिर घर का सारा काम अपने आप हो गया और अभी सारे अधूरे सिले हुए कपड़े अपने आप इतने सुंदर डिजाइनर फूलों के लहंगे में बदल गए। महक का फिर से सर घूमने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? थोड़ी ही देर के बाद महक का शरीर फिर से चमक उठता है और वो एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी घुमाते ही उसके माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उसके पिता का पैर एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद महक अपने आप को शीशे में देखती है तो वो हैरान रह जाती है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मैं एक परी नहीं, मैं तो एक गरीब दर्जी की बेटी हूँ। ये सच नहीं है। माँ, ये सब क्या है? कौन हूँ मैं? माँ, सच बताओ, कौन हूँ मैं? नहीं मेरी बच्ची, ये नहीं हो सकता। तू तो मेरी बेटी है। तू परी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा खून है। तू मेरी बेटी है। तभी महक के पिता वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो गंगा, उस दिन हॉस्पिटल में तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी ठीक तो है? हाँ, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहिबा। 10 साल बाद हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। अगर मेरी पत्नी को होश आया और उसे सच का पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ एक नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर आती है। डॉक्टर, कोई इस बच्चे को हॉस्पिटल की सीढ़ी के पास फेंक कर चला गया और उस बच्ची को हमने अपना नाम दे दिया और इस राज को मैंने उसी दिन अपने सीने में दफन कर लिया। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि तू मेरी बेटी नहीं है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। जिया परी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो नियति का खेल है। जब से तुम इनकी जिंदगी में आई, इनकी जिंदगी बदल गई। इनका कार से एक्सीडेंट हो गया और इनका दोनों पैर खराब हो गया और गंगा सिलाई करके किसी तरीके से अपना गुजारा करने लगी ताकि तुम मजबूत बन सको। तुम हमारी बेटी जिया परी हो। तुम्हारी कुंडली में एक दोष था जिसकी वजह से तुम्हें जन्म देते ही हमें पृथ्वी लोक पर छोड़ना पड़ा ताकि तुम्हारी कुंडली का दोष दूर हो सके। 18 वर्ष की तपस्या के बाद आज मैंने पहली बार अपनी बेटी को देखा है। अपनी माँ को गले से लगा ले बेटी। महक की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका दिल 2 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ रानी परी का प्यार ममता जो उसे अपनी बेटी के रूप में पुकार रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ गंगा जिन्होंने उसे हर मुश्किल में प्यार और बलिदान से पाला था। रानी माँ, आपने मुझे जन्म दिया, ये बात सच है, लेकिन मेरी असली माँ गंगा माँ है जिन्होंने मुझे अपनी गोद में पाला, जिन्होंने अपनी बीमारी और तकलीफों को भूलकर मेरे लिए दिन रात मेहनत की। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी का हर दर्द मुझसे छुपाया ताकि मैं हंस सकूं। ये सुनकर रानी परी की आंखें नम हो जाती हैं। वो महक के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, बेटी, तुम्हारी ये भावना ही तुम्हें सच्ची जिया परी बनाती है। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि उसमें सिर्फ अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्यार है। मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर इसीलिए भेजा था ताकि तुम इंसानी दुख और सुख को समझ सको और आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने न सिर्फ अपने दोष को मिटाया बल्कि प्रेम और कर्तव्य का असली मतलब भी सीख लिया। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती है और एक सुनहरी रोशनी के साथ महक का घर एक खूबसूरत से बंगले में बदल जाता है और उसका फूलों का आंगन एक खूबसूरत से बगीचे में बदल जाता है।
महक बेटी, तुम एक सच्ची परी हो, लेकिन तुम्हारा असली जादू तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें वापस परीलोक ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ कि तुम हमेशा अपने जादू से दूसरों की मदद कर सकोगी। रानी माँ, मैं आपके इस आशीर्वाद के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन रानी माँ, मेरा घर यही है, मेरे माँ बाबा के पास, इस गांव में जहाँ मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करूँगी जो मेरी तरह ही मुश्किल में हैं। ये सुनकर रानी परी मुस्कुराई और बोली, ऐसा ही होगा मेरी बच्ची, तुम अब पृथ्वी लोक की सच्ची परी हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस अपनी छड़ी को हवा में घुमाना। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर महक अपनी माँ और बाबा को गले से लगा लेती है और तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और फिर महक परी अपने गरीब माँ बाप के साथ पृथ्वी लोक पर हंसी खुशी से रहने लगती है।